Hello guys, today we are going to start a new chapter called as atoms. ठीक है ना? So ये atoms and molecules, atoms and molecules. So atoms and molecules ये वाला जब चैप्टर शुरू करते हैं हम लोग, तो इसके बेसिक्स तो हम लोगों को हो चुके हैं. वी आर जस्ट गोइंग टू ट्राई अ फ्यू डिफरेंट थिंग्स विद द बेसिक्स. ऑलरेडी जो आप पढ़ चुके हैं उसके ही थोड़े से अलग तरीके से हम देखने वाले हैं. सो हुआ ये कि अगर एक कोई भी रॉड है सपोज, और इस रॉड के मैं दो टुकड़े कर देता हूं, ये टुकड़ा 1, ये टुकड़ा 2. तो ये दोनों जो टुकड़े होते हैं ये दोनों सेम टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज पजेस करते हैं. सारी की सारी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम पजेस करते हैं. सपोज मैंने ये वाला जो टुकड़ा था इसके दो टुकड़े कर दिए, ये वाला 1 कह दिया, ये वाला 2 कह दिया. फिर ये दोनों भी टुकड़े जो होते हैं वो सेम प्रॉपर्टीज पजेस करते हैं. ऐसे मैं इसको टुकड़े छोटे 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 करते जाता हूं तो एक इनडिविजिबल टुकड़ा मिल जाता है मुझे, विच पजेस द सेम प्रॉपर्टीज विच आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस रॉड. इस रॉड की जो प्रॉपर्टीज थी वही प्रॉपर्टीज वो आखिरी वाले छोटे से टुकड़े की थी. ठीक है ना? ये लास्ट वाला जो टुकड़ा है इस टुकड़े को हमने कहा मॉलिक्यूल. ठीक है ना? हमने उसको क्या कहा? मॉलिक्यूल. अब उसके बाद समझ में आया कि यार ये मॉलिक्यूल जो है इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टुकड़ास. ठीक है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स. ठीक है ना? जो खुद में एक डिफरेंट प्रॉपर्टीज पजेस करते हैं. तो मॉलिक्यूल जो होता है बाद में कंसिडर हुआ कि ये जो मॉलिक्यूल होता है जो डिफरेंट पार्ट से बना हुआ होता है उन्हें हमने नाम दिया एटम. ठीक है? उन्हें हमने नाम दिया एटम. एटम की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो प्रॉपर्टीज कभी भी मॉलिक्यूल में पजेस नहीं करता है. सिंपल आपने देखा होगा कि H2O अगर मैं कंसिडर करता हूं तो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की प्रॉपर्टीज वाटर में नहीं होती है. ठीक है ना? तो मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टीज है वो एटम में नहीं होती है, लेकिन एटम जो होता है उसको खुद की प्रॉपर्टीज होती है और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है. इलेक्ट्रिकली क्या होता है? वो न्यूट्रल रहता है. मॉलिक्यूल भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है और एटम भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, लेकिन ये मॉलिक्यूल के छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है लेकिन अलग प्रॉपर्टीज पजेस करते हैं. इसको हमने नाम दिया एटम. अब हुआ ये वाला जो एटम था, ये एटम जो था इसके डिफरेंट टाइप्स तैयार होते हैं. जो ऐसा एलिमेंट जो आखिरी एलिमेंट है कि जिसमें कोई अदर एलिमेंट्स नहीं है, एटम ये एक ऐसा पार्ट है मॉलिक्यूल का कि जिसमें कोई अदर एलिमेंट ऐसा नहीं है कि जो अलग प्रॉपर्टीज पजेस करता हो, सो ये वाला जो एलिमेंट होता है, ये वाला एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? दिस एलिमेंट इज कॉल्ड एज दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एलिमेंट. ELEMENT. एज पर माई नॉलेज देयर आर 92 बेसिक एलिमेंट्स. माई नॉलेज. ठीक है ना? 92 बेसिक एलिमेंट्स हैं जिसके एटम्स होते हैं. सो यहां तक ये समझ में आ गया कि ये एटम था. तो उसके बाद ये वाला जो एटम था बहुत दिनों तक ये वाला एटम इनडिविजिबल है ऐसे कंसिडर किया जाता है. ठीक है ना? एटम कैसे है? इनडिविजिबल, यानी उसके पार्ट नहीं किए जा सकते. अब ये वाला जो एटम है इसके अगर पार्ट नहीं किए जा सकते तो इसके अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए. लेकिन लैटर देयर वाज अ साइंटिस्ट कॉल्ड एज जे थॉमसन. ठीक है ना? जे थॉमसन ने कहा कि नहीं, एटम जो होता है, एटम इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स कॉल्ड एज पॉजिटिव पार्टिकल्स एंड नेगेटिव, हैविंग इलेक्ट्रिकल चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो इससे बना हुआ होता है. अब ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको उसने नाम दिया, एक्चुअली थॉमसन ने नाम नहीं दिया था लेकिन हम अभी से कहना शुरू कर देते हैं उसको. ये होता है प्रोटॉन वाला पार्ट या फिर पॉजिटिव पार्ट, और ये वाला इलेक्ट्रॉन. तो उसने सबसे पहले जो मॉडल सजेस्ट किया, दैट मॉडल वी नो एज प्लम पुडिंग मॉडल. उसे क्या कहा जाता है? प्लम पुडिंग मॉडल. ठीक है ना? उसे हम क्या कहते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल. अब ये जो प्लम पुडिंग मॉडल होता है इसको अगर हम इसका अगर एनालॉगस, ठीक है ना? प्लम पुडिंग वैसे हमारे इंडिया में ज्यादा फेमस नहीं है. पुडिंग वाला पार्ट हमने बहुत कम बार खाया होगा शायद. ठीक है ना? तो इसको अगर सिमिलर देखा जाए तो पिज्जा की तरह.
पिज्ज़ा जो होता है, तो पिज्ज़ा जो टोटल पिज्ज़ा होता है तो वो पिज्ज़ा बेस और उसके ऊपर जो टॉपिंग्स होते हैं, इस तरह से उसने सबसे पहले उस मॉडल को फॉर्मुलेट किया था। इसमें से ये जो पिज्ज़ा बेस जो होता है, उसने कहा कि दिस इज बेसिकली अ पॉजिटिव पार्ट, और उसमें ये निगेटिव टाइप के जो पार्ट होते हैं वो एम्बेड किए जाते हैं। ठीक है ना, ये निगेटिव टाइप के एम्बेड किए जाते हैं। बाद में उसने खुद की ही थियरी को थोड़ा सा रिफॉर्मुलेट किया और उसने कहा कि नहीं नहीं, ये पिज्ज़ा और उसके ऊपर यानी प्लम पुडिंग की तरह नहीं होता है, इट इज़ लाइक अ वाटरमेलन, इट इज़ लाइक अ वाटरमेलन, ये वाटरमेलन की तरह होता है। सो वाटरमेलन जो होता है, वाटरमेलन में जो भी रेडिश पार्ट होता है, रेडिश पार्ट इज कंसिडर्ड एज द पॉजिटिव पार्ट ऑफ दैट होल एटम, एंड द उसमें जो भी सीड्स होते हैं, छोटे छोटे ब्लैक कलर के सीड्स जो होते हैं, दोज आर कंसिडर्ड, कैन बी कंसिडर्ड एज निगेटिव एटम, निगेटिव पार्ट ऑफ दैट एटम। ये वाटरमेलन मॉडल जो था, ये वाटरमेलन मॉडल जे थॉमसन ने सजेस्ट किया, लेकिन जे थॉमसन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस था कि उसने सबसे पहले बताया कि द होल एटम इज ऑलवेज मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट। ठीक है, और दूसरा उसने बताया कि ये वाटरमेलन की तरह होता है, यानी सॉलिड होता है। क्या होता है? सॉलिड होता है, ये जे थॉमसन ने कहा। तो जे थॉमसन जो था, तो जे थॉमसन ने जब ये कहा और उसने ये सब कुछ प्रूव करके दिया, तो उसके बाद उसका जो स्टूडेंट था उसका नाम था रुदरफोर्ड। ठीक है, सो वो जो उसका स्टूडेंट था रुदरफोर्ड, उसने ये जो जे थॉमसन का मॉडल था उसको टैली करने की कोशिश की। ठीक है, तो रुदरफोर्ड का जो मॉडल था, वो मॉडल क्या कहता था कि उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट्स होते हैं। तो जे थॉमसन जो था, उसने कहा कि एटम इज मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। तो रुदरफोर्ड वाज एग्री विद दिस, लेकिन उसने कहा कि ये तो सॉलिड नहीं हो सकता यार। ठीक है ना, ये जो रुदरफोर्ड का मॉडल है, थॉमसन का मॉडल है, ये ट्रू नहीं हो सकता, बिकॉज एटम कैन नॉट बी सॉलिड। तो उसने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, विच इज अ वेरी मच फेमस एक्सपेरिमेंट नोन एज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो जैसे आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया था, एक गोल्ड फॉइल ली थी। गोल्ड फॉइल यानी बहुत पतली फाइल, ऑलमोस्ट उसके सी थ्रू कर सकते हो आप लोग। ठीक है ना, उसके थ्रू देखा जा सकता है। गोल्ड चूज करने का, ठीक है ना, गोल्ड चूज करने के दो रीजन थे। पहला रीजन था गोल्ड चूज करने का कि गोल्ड इज अ वेरी हेवी मेटल। ठीक है ना, हेवी मेटल होता है, यानी उसके एटम्स जो होते हैं वो इंडिविजुअली बहुत हेवी होते हैं। और दूसरा उसका रीजन ये था कि वो बहुत डक्टाइल होता है। डक्टाइल यानी उसकी बहुत बड़ी हम शीट तैयार कर सकते हैं। ये जो गोल्ड फॉइल उन्होंने यूज की थी ड्यूरिंग द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, वो गोल्ड फॉइल ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट थी। अब उस पे क्या किया उन लोगों ने, उन्होंने उस पे बम्बार्डमेंट किया अल्फा पार्टिकल्स का। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? देखो, अल्फा पार्टिकल्स आर नथिंग बट हेलियम आयंस होते हैं। ठीक है ना, हेलियम आयंस होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? हेलियम आयंस होते हैं, यानी उनमें 2 प्रोटॉन का मास होता है, उनका 2 प्रोटॉन का। अभी पता है, ठीक है, अभी पता है हम लोगों को, लेकिन अल्फा पार्टिकल इट इज अ हेलियम आयन। तो उन्होंने उस पर डाल दिया। अब एज पर थॉमसन ये पूरे सॉलिड एटम जो होते थे पूरे के पूरे सॉलिड है। ठीक है, तो थॉमसन ने क्या किया, रुदरफोर्ड ने क्या किया, रुदरफोर्ड ने ये वाला जो था ना, इसके गोल ऐसे जिंक सल्फाइड की शीट लगा दी। जिंक सल्फाइड की शीट क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल जैसे जिंक सल्फाइड की शीट पे जाते हैं तो वहां पे वो ग्लो होना शुरू हो जाती है, वो जो शीट होती है वो ग्लो होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए उसने वहां पे जिंक सल्फाइड लगाया हुआ था। अब होना क्या चाहिए था, एक्सपेक्टेड ये था कि एज पर द थॉमसन मॉडल, यहां पे अगर मैं अल्फा पार्टिकल डाल देता हूं तो बीइंग अ हेवी मेटल, ठीक है ना, ये हेवी मेटल होता है, गोल्ड हेवी मेटल होता है, तो अल्फा पार्टिकल वहां पे रिबाउंस होके वापस आएंगे। ठीक है ना, जाएंगे और वापस आएंगे, एक्सपेक्टेड ये था। ठीक है ना, अगर वो सॉलिड होते हैं, पूरा का पूरा एलिमेंट जो होता है वो सॉलिड से अगर तैयार हुआ है तो उसके वापस आने चाहिए। लेकिन हुआ दूसरा ही। क्या हुआ? तो हुआ ये कि उसने ये जो यहां पे ऐसे स्कैटरिंग के लिए लगाया था, तो यहां पे उसको ये वाला जो पार्ट था, यहां पे बहुत सारे एटम्स जो थे, यहां पे उसको बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो यहां पे मिले मुझे।
ठीक है ना। उसने ये 180 डिग्री का शीट लगाया हुआ था, देखो ठीक से, इसने 180 डिग्री का शीट लगाया हुआ था। तो 180 डिग्री का शीट लगा के कहां कहां पे उसको कितने कितने एटम्स मिले, कहां कहां पे उसको कितने कितने एटम्स मिले, वैसे उसने उसको चेक किया, ठीक है ना, वैसे उसने उसको चेक किया। ये टोटल शीट लगाई थी उसने, समझ लो ठीक से। अब यहां पे टोटल शीट लगाने के बाद उसने ग्राफ तैयार किया। उसमें से ये वाला जो था ये थीटा था, यानी अगर ये डायरेक्टली ऐसे यहां पे आ जाता है तो थीटा इज इक्वल टू 0 उसने कंसिडर किया था, ठीक है ना, थीटा इज इक्वल टू 0 कंसिडर किया था। उसके बाद अगर ये ऐसे 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 ऐसे, ऐसे जाके तो अगर हम सिर्फ पॉजिटिव वाले एंगल्स कंसिडर करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है, आई जस्ट चेंज द कलर, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल 0 डिग्री है, ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री है, और ये वाला जो एंगल है वो 180 डिग्री है, अगर हम ऊपर वाला ही सिर्फ पार्ट कंसिडर करें तो, ठीक है। तो ऊपर वाला सिर्फ पार्ट कंसिडर करने के बाद उसने क्या किया कि एक ग्राफ बनाया, जिस ग्राफ में थीटा इस एंगल के साथ यहाँ पे ऊपर वाली डायरेक्शन में उसने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल फाउंड। तो उसने जब कैलकुलेट किया तो जो थ्रू चले गए, उस फॉइल से थ्रू चले जाने वाले जो भी अल्फा पार्टिकल्स थे वो सबसे ज्यादा थे, लेकिन जैसे से बढ़ता जाता है, जैसे से बढ़ता जाता है, जैसे से बढ़ता जाता है एंगल, तो कम होते गए। जैसे से एंगल बढ़ता गया वैसे वैसे कम होते गए, राइट, एंगल बढ़ता गया वैसे वैसे वो कम होते गए। यानी शायद पार्टिकल्स ऐसे आके ऐसे भी चले गए होंगे, ऐसे आके ऐसे भी चले गए होंगे, ऐसे आके ऐसे भी चले गए होंगे, सो व्हाटएवर। लेकिन उसने देखा कि मैक्सिमम ऑलमोस्ट 10⁶ 1 मिलियन के आसपास उसको पार्टिकल कहाँ पे मिले, यहीं पे मिल गए। 1 मिलियन के आसपास पार्टिकल यहीं पे मिल गए, और जैसे से दूर गया वैसे वैसे मिलते गए। सबसे कम कहाँ पे मिले उसको, यहाँ पे मिले। अगर यहाँ पे अगर मैं शीट कंसिडर करता हूँ तो यहाँ पे एग्जैक्टली, यानी जो बाउंस हुए, रिबाउंस हुए, ठीक है ना। तो इससे एक बात समझ में आ गई कि जो एटम जो होता है, एटम इज नॉट सॉलिड। एटम जो होता है वो सॉलिड नहीं होता है, एटम जो होता है वो सॉलिड नहीं होता है, उसके अंदर बहुत जगह होती है, उसके अंदर बहुत जगह होती है, रादर उसके अंदर जगह ज्यादा होती है, और वो जो एटम होता है वो सारी जगह को पकड़ के रखा हुआ होता है उसने। ये पहली बात उस वहां पे समझ में आ गई। दूसरी बात एक और समझ में आ गई यहाँ पे कि जो एटम्स यहाँ पे चले गए, जो एटम्स सॉरी, ये अगर इस तरफ चला गया, ये अगर इस तरफ चला गया, ये अगर इस तरफ चला गया, ये तो समझ में आ गया था कि एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये अगर यहाँ पे अगर मैं अल्फा पार्टिकल भेज रहा हूं, देखो ठीक से, ये अगर अल्फा पार्टिकल भेज रहा हूं तो उनका तो +2 चार्ज होता है। अगर उनका +2 चार्ज है तो उस +2 चार्ज की वजह से ये रिपेल होते हैं, ये अल्फा पार्टिकल जो होते हैं ये रिपेल होते हैं। क्यों? उस +2 चार्ज की वजह से हेवी मेटल है गोल्ड, अगर गोल्ड हेवी मेटल है तो उसका भी जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो बहुत ज्यादा होगा, हेवी मेटल है तो अगर उसका पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा होगा तो इसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल उस फॉइल पे जा रहे हैं वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, वहां पे कोलिजन होके वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। लेकिन वो अल्फा पार्टिकल जो हैं, ठीक है, सपोज कंसिडर करो कि ये एक दीवार है, दीवार पे अगर मैं एक बॉल मार देता हूं तो होता यह है कि दीवार जगह से नहीं हिलेगी, लेकिन वो जो टकरा के बॉल वापस चली जाएगी, वो जो बॉल है वो वापस चला जाएगा इस दीवार से टकरा के, बिकॉज कंपेयर टू द दीवार ये जो बॉल है ये बहुत छोटा है, बॉल जो है ये बहुत छोटा है, इसलिए वो वापस चला गया। इसका मतलब अगर यहां पे मुझे हीलियम के आयंस यानी अल्फा पार्टिकल्स अगर मुझे यहां पे मिल रहे हैं, इसका मतलब ये जो फॉइल है इसमें कहीं ना कहीं पे तो पॉजिटिव हेवी चार्ज है, ठीक है ना, पॉजिटिव हेवी चार्ज है। अगर पॉजिटिव हेवी चार्ज है, अगर पॉजिटिव हेवी चार्ज है तभी वो वहां पे टकरा के हीलियम एटम्स वापस, हीलियम जो ये अल्फा पार्टिकल्स हैं ये वापस आ रहे हैं, तो वहां पे पॉजिटिव हेवी चार्ज है। इसका मतलब उसने और एक कंक्लूड किया, positive charge is concentrated at a single point. Positive charge is concentrated on
कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड। अगर पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है तभी ये वापस आ सकता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज जहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है वहां पे नेगेटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेट होता तो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, ठीक है ना, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक चार्ज वहां पे जीरो हो जाता, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। अगर वैसे हो जाता तो ये वापस नहीं आता, ठीक है ना, ये वापस नहीं आता। सो द थिंग इज कि यहां पे मैं ऐसे भी कंसिडर करके चलता हूं कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, लेकिन नेगेटिव चार्ज इज स्कैटर्ड। नेगेटिव चार्ज इज स्कैटर्ड, ठीक है ना। नेगेटिव चार्ज जो होता है वो स्कैटर्ड होता है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, लेकिन नेगेटिव चार्ज ये जो है ये नेगेटिव चार्ज जो होता है वो स्कैटर्ड होता है। ये प्रिलिमिनरी उसके जो ऑब्जर्वेशंस थे उस पर उसने ये कंक्लूजन निकाले थे, एंड देन इन डिटेल उसने जो कंक्लूजन निकाले हैं यूजिंग दिस ग्राफ। ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ उसने तैयार किया, ये वाला जो ग्राफ है ये वाला ग्राफ उसने तैयार किया बाय फाइंडिंग आउट द रीडिंग्स ऑन दिस जिंक सल्फाइड। ये वाली जो है, ये वाली स्क्रीन जो है, इससे यही स्क्रीन क्यों यूज की, बिकॉज अल्फा पार्टिकल पड़ते ही वहां पे चमकना शुरू हो जाता है, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं है। सो ठीक है, तो ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट था इसको यूज करके उसने डिफरेंट कंक्लूजन्स निकाले। दोज कंक्लूजन्स आर लाइक, ठीक है, मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो अनडिफ्लेक्टेड हैं, मोस्ट आर अनडिफ्लेक्टेड, यानी वो अंदर से चले गए, अंदर से उधर चले गए, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन उसने क्या निकाला, फ्यू थोड़े से जो हैं वो थोड़े से स्मॉल एंगल में डिफ्लेक्ट हो गए, स्मॉल एंगल में डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है, स्मॉल एंगल में डिफ्लेक्ट हो गए। तीसरा उसने बताया कि 1 in 1000 जो थे वो डिफ्लेक्ट हुए, डिफ्लेक्टेड मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट वाले 1 in 1000, एंड बहुत ही कम, वेरी फ्यू बहुत कम जो थे वो 180 डिग्री से शिफ्ट हुए, 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुए। उसने क्या कहा, 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है। अब ये 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुए तो ये यहां पे था, इसका मतलब ये था कि उसमें बहुत ज्यादा जगह होती है, कोई भी एटम जो होता है उसमें बहुत ज्यादा जगह होती है, इसलिए अनडिफ्लेक्टेड चले जाते हैं, बहुत थोड़े डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, इसका मतलब वहां पे थोड़ा तो पॉजिटिव चार्ज होता है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो सकते हैं। और ये लास्ट वाले जो है इससे पता चला कि वो जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है ना, वो पूरा का पूरा चार्ज जो है वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है देन वी कैन से कि हाँ, पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एंड नेगेटिव चार्ज इज स्कैटर्ड इन द होल एटम। ये कंक्लूजन उसने वहां से निकाला, ठीक है। अब ये यहां पे उसने बाद में हम देखेंगे, लेकिन अभी यहां पे बता देता हूं, इस एक्सपेरिमेंट में उनको और एक चीज पता चली, दैट इज रेडियस ऑफ एटम, ठीक है। रेडियस ऑफ एटम फाइंड आउट किया उन्होंने, ये बाद में बताता हूं कैसे फाइंड आउट किया, लेकिन अभी के लिए याद रखना रेडियस ऑफ एटम के लिए उन्होंने क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच यूज किया। क्या यूज किया, क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच यूज किया। ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच बहुत सही है, हाँ, ये मैं आपको डिटेल में सेपरेटली बताऊंगा, यहाँ पे नहीं, सेपरेटली बताऊंगा मैं आपको क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। सो ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच यूज करके दे डिड फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द, ठीक है ना, रेडियस ऑफ द पूरा का पूरा ये जो एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट का ये रेडियस उन्होंने एटम जो था, एटम का रेडियस उन्होंने फाइंड आउट करने की कोशिश की यूजिंग दिस एक्सपेरिमेंट।
ठीक है। सो ये जो रुदरफोर्ड मॉडल है, इस रुदरफोर्ड मॉडल को जब हाँ, रुदरफोर्ड मॉडल जो है, इस रुदरफोर्ड मॉडल को जब उन्होंने यूज़ करना शुरू किया तो उसमें कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स थे जिसके बारे में रुदरफोर्ड बता नहीं सका। उसमें सबसे पहला प्रॉब्लम था ड्रॉबैक ऑफ द रुदरफोर्ड मॉडल, ड्रॉबैक्स ऑफ द रुदरफोर्ड मॉडल। क्या क्या ड्रॉबैक्स थे रुदरफोर्ड मॉडल के? ड्रॉबैक्स, ठीक है ना, क्या क्या ड्रॉबैक्स थे रुदरफोर्ड मॉडल के? सबसे पहला ड्रॉबैक क्या था? दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। क्या ड्रॉबैक था? स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, ठीक है ना, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ठीक है। रुदरफोर्ड ने क्या कहा? रुदरफोर्ड ने कहा कि न्यूक्लियस सेंटर में होता है और उसके बाजू में जो ऑर्बिट्स होते हैं उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स बहते रहते हैं, ठीक है ना, उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन गोल 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 घूमते हैं। लेकिन उसने कहा कि जब कभी भी ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में गोल गोल घूम रहे हैं तो दे रेडिएट द एनर्जी। अब ये जो एटम्स होते हैं, अगर ये एनर्जी रेडिएट करना शुरू कर दें, अगर ये एनर्जी रेडिएट करना शुरू कर दें, देन देयर एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग। अगर उनकी अमाउंट ऑफ एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग तो उनका एंगुलर मोमेंटम कम होना शुरू हो जाता है। अगर उनका एंगुलर मोमेंटम कम होता है तो उनका रेडियस भी कम होता जाएगा और वो स्लोली 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 गोल 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 घूमते वो वाला जो एटम होता है वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। बिकॉज डिक्रीज इन एनर्जी डिक्रीजेस द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना, एंगुलर मोमेंटम डिक्रीज करता है बिकॉज उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाती है, तो एंगुलर मोमेंटम कम होना शुरू हो जाता है। अगर एंगुलर मोमेंटम कम होना शुरू हो जाता है तो वो जाके न्यूक्लियस में गिर जाता है। तो थोड़ी देर बाद अगर वो न्यूक्लियस में गिर रहा है तो पॉजिटिव एंड निगेटिव बोथ जो पार्ट है एटम के वो एक जगह पे आ रहे हैं, तो द होल सिस्टम शुड बी इनस्टेबल। लेकिन नहीं, वो तो स्टेबल होती है। तो इसके बारे में रुदरफोर्ड कुछ बता नहीं सका। उसका दूसरा ड्रॉबैक है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ठीक है, इनका जो स्पेक्ट्रम होता है ये स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस होना चाहिए। स्पेक्ट्रम के बारे में बाद में बताता हूं, लेकिन रुदरफोर्ड ने कहा था कि ये जो स्पेक्ट्रम होता है इसका ये जो एटम होता है इसका जो स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। लेकिन स्पेक्ट्रम जो होता है वो लीनियर है, ठीक है ना, लाइन स्पेक्ट्रम है। द स्पेक्ट्रम ऑफ द रुदरफोर्ड मॉडल या फिर किसी भी एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है वो लीनियर स्पेक्ट्रम है। और रुदरफोर्ड ने कहा कि नहीं, वो तो क्या है, एंगुलर स्पेक्ट्रम, सॉरी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। तो ये भी फाइंड आउट नहीं हुआ। इसके बारे में भी रुदरफोर्ड कुछ बता नहीं सका, ठीक है। और तीसरा उसने नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन्स यानी निगेटिव जो पार्टिकल्स है, निगेटिव पार्टिकल्स, वो निगेटिव पार्टिकल्स सेंटर में नहीं है। सेंटर को उसी ने नाम दिया था न्यूक्लियस, ठीक है ना, सेंटर को उसी ने नाम दिया था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी जहां पे पूरा का पूरा चार्ज जो होता है वो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है, उसको उसने नाम दिया न्यूक्लियस। सो निगेटिव पार्टिकल जो होते हैं वो निगेटिव पार्टिकल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी वो स्कैटर्ड तो है लेकिन किस तरह से स्कैटर्ड है इसके बारे में भी उसने कुछ नहीं बताया। सो दीज आर द बेसिक ड्रॉबैक्स ऑफ द रुदरफोर्ड मॉडल। रुदरफोर्ड मॉडल की ये बेसिक ड्रॉबैक्स है कि उसने स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया, उसने स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस बोला लेकिन है तो लीनियर स्पेक्ट्रम। और तीसरा, निगेटिव पार्टिकल जो होते हैं जो उसने कहा कि स्कैटर्ड होते हैं, लेकिन उसका स्कैटरिंग कैसे होता है यानी उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है उसके बारे में भी उसने कुछ नहीं बताया। सो दिस इज अबाउट द रुदरफोर्ड मॉडल एंड जे थॉमसन मॉडल के बारे में हमने बात की। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल एग्जैक्टली टॉक अबाउट व्हाट इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच मेथड। क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच मेथड क्या होती है, ठीक है ना, हम उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे सबसे पहले। एंड देन विल टॉक अबाउट हम उसके बाद हम बात करेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल, जो सबसे प्रोफाउंड मॉडल है, बाद में आया हुआ, सबसे लेट आया हुआ। अब तक हम उसमें से मैक्सिमम पार्ट कंसिडर करके चलते हैं। सो विल टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।